Good morning, all of you. We are studying here chapter number 3, that is Poverty as Challenge for class 9. We have discussed what is poverty, and to understand the concept of poverty, we studied two cases. First was urban case where we had discussed 33 years old Ram Saran example, and second was rural case where we had discussed example of landless labor Lakha Singh. From these two examples we can understand how लैंडलेसनेस क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड हंगर। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में जो टू केसेस को डिस्कस किया था, उससे एक बात तो क्लियर हो जाती है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके पास में खुद की लैंड नहीं होती है, जिसको हम भूमिहीन व्यक्ति बोलते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को अनएम्प्लॉयमेंट और हंगर जैसे प्रॉब्लम को किस तरह से फेस करना होता है और उनके लिए ये दोनों प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। तो इस बात को हमने बहुत अच्छी तरह से लास्ट टू एग्जाम्पल में क्या किया था, स्टडी किया था। सो दिस टू केसेस इलुस्ट्रेट मेनी डायमेंशंस ऑफ पावर्टी। दोनों केसेस से ये बात भी क्लियर हो जाती है कि ये जो पावर्टी है, जिसको हम निर्धनता या तो फिर गरीबी बोलते हैं, तो इसका कोई एक चेहरा नहीं होता, इसके बहुत अलग अलग चेहरे होते हैं। अलग अलग प्रॉब्लम्स के फॉर्म में ये इन लोगों के सामने आके क्या हो जाती है, खड़ी हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में उनको डाल देती है। सो दे शो दैट द पावर्टी मीन्स हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर समटाइम्स। तो कभी कभी तो ये जो भूख है या तो फिर शेल्टर का न होना, इसको कभी कभी हम पावर्टी बोलते हैं। हमने इन केसेस को जब स्टडी किया था तो ये भी देखा था कि राम सरन एंड लाखा सिंह बोथ वे आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रेन इन स्कूल। तो दोनों जो फैमिलीज थी राम सरन की और लाखा सिंह की, अपने बच्चों को मतलब स्कूल में नहीं भेज पा रही थी, कि उनकी क्षमता ही नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि हमने ये देखा था कि जिस तरह से राम सरन और लाखा सिंह जिस जगह पे रहते थे और काम करते थे, तो उससे उनको बहुत ही लो इनकम मिलता था, और इतने लो इनकम में वो व्यक्ति अपने बच्चों को खाना खिलाएगा या उनके स्वास्थ्य के ऊपर में ध्यान देगा या उनको स्कूल में भेजेगा या और बाकी चीज़ें दिलवाएगा उनको, तो उनके लिए ये काफ़ी मतलब चुनौती वाला क्वेश्चन था, जो कि वो फर्स्ट प्रेफरेंस अपने बच्चों को मतलब खाना खिलाने के लिए देते थे। क्योंकि अगर खाना ही नहीं खिलाएंगे तो वो बच्चे मतलब ज़िंदा कैसे रहेंगे, राइट। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पे, अगर गरीबों में सबसे गरीब व्यक्ति को अगर सबसे बड़ी कोई चुनौती फेस करनी होती है, किसी भी पुअर व्यक्ति को अगर सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई फेस करनी होती है, तो वो है इस सोसाइटी में ज़िंदा रहना। मतलब दो समय का जो खाना चाहिए होता है, उस खाने के लिए, उस फूड के लिए उसको क्या करना होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना होता है। मतलब ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना होता है। ये अपने आप में सबसे बड़ा चुनौती वाला और मुश्किल काम होता है इन गरीब लोगों के लिए। ओके, सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि पावर्टी इज़ अ सिचुएशन। मतलब दूसरे एंगल से बोल सकते हैं। पहले एंगल में तो हमने बोला कि जब भूख वाली प्रॉब्लम होती है तो वो भी पावर्टी होती है। हमने ये भी बोला अगर रहने के लिए छत नहीं है तो वो भी प्रॉब्लम क्या है, पावर्टी है। अगर पहनने के लिए सफिशिएंट कपड़े नहीं है तो वो भी प्रॉब्लम पावर्टी है। तो ऐसे अगर हम एजुकेशन नहीं ले रहे तो फिर वो भी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, पावर्टी वाली ही सिचुएशन हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि पावर्टी इज अ सिचुएशन इन विच द पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रेन इन स्कूल। तो अलग अलग तरह से हम इस एग्जाम्पल को समझते हुए अभी पावर्टी को अलग अलग फॉर्म में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। सो बिकॉज ऑफ द पावर्टी मेनी पीपल्स कैन नॉट अफोर्ड बेटर लाइफ, like dwelling in a pakka makan or house in a good locality where drinking water and medical cares easily get available. So instead of they live in the crowded and outskirt area of the towns and villages where they don't get clean water and sanitation facility. They never get regular job because of lack of proper education and skill, which result into a sense of the helplessness, right. They do not get the proper treatment in the society, even at workplace, in farms, factories, government offices, hospitals, etc. तो जहाँ पे भी जब ये लोग काम करने के लिए जाते हैं, काम ढूंढने की तलाश में निकलते, तो इनको उन प्लेसेस पे फिर वो सोशल रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। इनके मन में ये एक घर कर जाता है कि अब ये जितनी बुरी कंडीशन हो चुकी है उनकी, तो उस कंडीशन से वो कभी बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। तो उनका कॉन्फिडेंस एक तरह से खो जाता है कहीं पे, और उनकी जो सोशल रिस्पेक्ट होती है वो भी सोसाइटी से में उनको मिलती नहीं है। तो इस तरह से उनकी जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, क्रिटिकल हो जाती है। सो पावर्टी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और इसीलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो पावर्टी है हमारे देश के सामने एक बहुत बड़ी क्या है,
चुनौती है, और इट इज़ वेरी चैलेंजिंग टू ब्रिंग मिलियंस ऑफ इट्स पीपल आउट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट पावर्टी। और हमारे देश के सामने एक और बड़ी ये चुनौती है कि ये जो करोड़ों लोग आज हमारे देश में अंडर पावर्टी सर्वाइवल कर रहे हैं, तो इनको बाहर कैसे निकाला जाए। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती का सब्जेक्ट हमारे देश के सामने है। तो इसका सोल्यूशन पास्ट डेज में अगर स्टडी करते हो आप, तो महात्मा गांधी जी ने देने का प्रयास किया था। और उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट। तो इंडिया सचमुच में अगर आज़ाद होना चाहता है, या मैं समझूंगा कि इंडिया तब आज़ाद हुआ है जब क्या होगा, व्हेन द पुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकेम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग। जब हमारे देश का जो एक गरीब व्यक्ति है, या गरीब में से और जो एक दूसरा गरीब व्यक्ति है, तो वो जब इस ह्यूमन सफरिंग से क्या हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा, तब मैं सही मायने में समझूंगा कि मेरा देश क्या हुआ है, आज़ाद हुआ है। ये गांधी जी ने तब बोला था। तो इसका साफ साफ मतलब है कि टुडे एवरीवन नीड्स टू अंडरस्टैंड, आज उन सभी लोगों को समझने की ज़रूरत है कि ये जो गैप है, पुअर और रिच की जो गैप है, वो क्यों है। मतलब पुअर व्यक्ति क्यों पुअर हो रहा है डे बाय डे, और एक रिच व्यक्ति क्यों डे बाय डे रिच हो रहा है, और उसके अलग अलग कारण क्या है। इन बातों को आज समझना बहुत ज़रूरी है। बोलते हैं ना कि देयर इज़ सफिशिएंट टू सेटिस्फाई आवर नीड्स इन नेचर, कि बोला जाता है कि हमारी जितनी भी नीड्स है उनको पूरा करने के लिए हमारे नेचर में वो सब चीज़ें सफिशिएंट्स है, राइट, पर्याप्त है हमारे सब नेचर में। वो सभी संसाधन अवेलेबल है जिससे हमारी ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है। बट देयर इज़ नथिंग टू सेटिस्फाई आर ग्रीड्स। लेकिन अगर हमारे मन में लालच आ जाती है, लालसा, हमारे मन की जो लालसा होती है, उसको पूरा करने के की जो क्षमता है वो हमारे नेचर की भी नहीं है। हमारे नेचर में भी ऐसा कोई संसाधन नहीं है जो आपके लालसा को क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है। सो इसीलिए मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि टू ओवरकम द सिचुएशन ऑफ पावर्टी, पावर्टी जैसे हालातों को अगर सचमुच में ओवरकम करना है तो क्या करना होगा, वी मस्ट हैव टू स्टॉप द ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कि जो ये नेचुरल रिसोर्सेज है, जो संसाधन है, तो इन संसाधनों का ओवर यूटिलाइजेशन रोकना होगा। और इनका जो अकुमुलेशन हो रहा है, स्टोरिंग हो रहा है इन फ्यू हैंड्स, वेरी फ्यू पीपल्स हैव द स्टोरेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये रोकना होगा। और इक्वालिटी के बेसिस पे उसका फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन करने की आज ज़रूरत है। सो इट इज़ पॉसिबल टू अंडरस्टैंडिंग द सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, राइट। तो ये सब चीज़ें जो है वो तभी पॉसिबल है जब हम क्या करेंगे, एक मानवता क्या होती है, तो मानवता वाला जो ह्यूमैनिटी वाला जो सेंस है, जब तक लोगों के बीच में डेवलप नहीं होता है, लोग जब तक एक दूसरे को मदद नहीं करेंगे आगे नहीं आएंगे। लोग एक दूसरे की जब तक प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे, लोग जब तक ये जो अकुमुलेशन ऑफ रिसोर्सेस है, इसको करना बंद जब तक नहीं कर देंगे, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर में जब तक एम्फेसिस नहीं करेंगे, तब तक ये प्रॉब्लम ऐसी ही चलती रहेंगी। तब तक गवर्नमेंट कोई भी प्रोग्राम चला ले तो कोई भी प्रोग्राम सक्सेस हो ही नहीं सकता, और एकदम से ये जो पावर्टी है वो गायब नहीं हो सकती है। फिर भी हम इस चैप्टर में देखेंगे कि गवर्नमेंट ने पावर्टी एलिवेशन के लिए कौन कौन से प्रोग्राम चलाए, और उसका एज एन रिजल्ट कितनी पावर्टी कम हुई है हमारे देश में से, वो आगे जाके आगे चैप्टर में हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। नाउ वी हैव टू डिस्कस हाउ पावर्टी कैन बी सीन बाय द सोशल साइंटिस्ट। जो सोशल साइंटिस्ट है, मतलब समाज को स्टडी करने वाले जो लोग होते हैं, तो ये लोग पावर्टी को कैसे, किस सेंस में इसको देखते हैं, तो इस बात को भी यहाँ पे हमें स्टडी करने की ज़रूरत है। सो हाउएवर आवर सोशल साइंटिस्ट हैव स्टडीड सम इंडिकेटर अदर देन द लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन। देखो, पहले जो इंडिकेटर माने जाते थे, मतलब सूचक, कि पावर्टी को समझने के लिए कुछ इंडिकेटर्स पहले बताए गए थे, जैसे लेवल ऑफ इनकम, लोगों की इनकम के आधार पे हम उनको बताते कि ये पुअर है कि रिच है। जैसे राम सरन की केस देख लो या लाखा सिंह की केस देख लो, तो उनकी इनकम बहुत लो थी, इसलिए वो पुअर के कैटेगरी में आते हैं। तो इनकम के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि वो पुअर है कि नॉन पुअर है। उसी दूसरा इंडिकेटर ये होता था पहले कि उसका जो कंजम्पशन है, मतलब वो कितना खर्च कर पाता है, महीने भर में वो कितना खर्च करता है, तो इनकम के बेसिस पे ही वो खर्च करेगा। तो कंजम्पशन और ये जो इनकम है, इन दोनों पैरामीटर के बेसिस पे पहले क्या किया जाता था,
पुअर और नॉन पुअर को डिफरेंशिएट किया जाता था। तो जैसे कि 2011-12 के जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स है, उस रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि अगर कोई सिटी में रहने वाला एक व्यक्ति है, वो 1000 रुपीज़ से कम अगर अर्निंग करता है, आई रिपीट अगेन, सिटी में टाउन में रहने वाला अगर कोई व्यक्ति है, वो अगर 1000 रुपीज़ से क्या करता है, कम अर्निंग करता है, तो उसको गरीब माना जाता था, मतलब पुअर माना जाता था। और यही इनकम की जो लिमिट थी, तो ये एक अगर गांव में रहने वाला व्यक्ति है, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति है, वो अगर 800 रुपीज़ से 816 आई थिंक 816 रुपीज़ से अगर वो कम क्या करता है, अर्न करता है एक महीने में, तो उसको यहाँ पे पुअर माना जाता था। तो ये हो गया लेवल ऑफ इनकम। अगर हम कंजम्पशन की बात करें तो देखो, जो भी हम खाना खाते हैं तो उससे हमें कैलोरीज मिलती है एनर्जी के फॉर्म में, तो उस कैलोरीज के हिसाब से भी पुअर और नॉन पुअर्स को डिफ्रेंशिएट किया जाता था। तो 2011-12 की रिपोर्ट ये बताती है कि एक अर्बन व्यक्ति जो होता है, तो उसको मिनिमम जो कैलोरी की ज़रूरत होती है खाने में, वो 2100 की होती है। तो अगर शहर में रहने वाला व्यक्ति अगर 2100 कैलोरी से नीचे कैलोरी का खाना खाता है, तो उसको गरीब माना जाता था। या तो फिर हम गांव में रहने वाले व्यक्ति की अगर बात करें, तो गांव में जो व्यक्ति रहता है, एक्चुअली उसको काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, तो ऑफकोर्स उसको कैलोरीज ज़्यादा लगेगी, ज़्यादा कैलोरीज का खाना लगेगा। तो उनके लिए कंडीशन रखी गई थी कि वो अगर 2400 से लेस कैलोरी को कंज्यूम करता है, तो उसको पुअर माना जाता था। तो ये कुछ पहले इंडिकेटर्स हुआ करते थे, जिसके बेस पे पुअर और नॉन पुअर्स को डिफ्रेंशिएट किया जाता था। लेकिन इसके अलावा जो सोशल साइंटिस्ट है, वो आज की डेट में कुछ अलग अलग पैरामीटर्स को मानते हैं। जैसे नंबर 1, लिटरेसी लेवल को देखा जाता है कि ये लोग मतलब एजुकेटेड है या नहीं है, या मतलब कितने कौन सी क्लास तक पढ़े हैं। तो लिटरेसी रेट को चेक किया जाता है। लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू माल न्यूट्रिशंस, तो अलग अलग रोगों के साथ में लड़ने की इनकी जो इम्यूनो सिस्टम होती है, तो वो कितनी उसकी स्ट्रेंथ है, मतलब माल न्यूट्रिशंस की केसेस को देखा जाता था। क्योंकि जो खाने की क्वालिटी है, फूड की जो क्वालिटी है, वो किस टाइप के फूड को ये लोग कंज्यूम करते हैं, जिसकी मदद से पता लगाया जाता था कि इनकी जनरल रेजिस्टेंस कैपेसिटी क्या है। लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, तो उनके ये लोग जिस एरिया में रहते हैं, उस एरिया में क्या हेल्थ केयर सेंटर्स है, अगर नहीं है तो क्या हेल्थ केयर सेंटर तक ये लोग प्रॉपरली पहुंच पाते हैं, और हेल्थ केयर सेंटर से मिलने वाले फैसिलिटी को क्या ये लोग ले पाते हैं। तो इन सभी पैरामीटर्स को सोशल साइंटिस्ट द्वारा क्या किया जाता है, नाउ अडे स्टडी किया जाता है। इसके साथ साथ जो लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या इन लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, इनको जॉब्स मिल रही है, रेगुलर जॉब्स मिल रही है कि नहीं है, इनको भी स्टडी किया जाता है सोशल साइंटिस्ट द्वारा। लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्या इन लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है, या सैनिटेशन जैसे प्रॉब्लम्स से इनको जूझना पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। तो ये जो पैरामीटर्स है, इन पैरामीटर्स के बेसिस पे आज की डेट में क्या किया जाता है, उन लोकेलिटीज़ में रहने वाले लोगों को पुअर और नॉन पुअर्स में क्या किया जाता है, डिफ्रेंशिएट किया जाता है। सो हम बोल सकते हैं कि नाउ अडेज एनालिसिस ऑफ पावर्टी बेस्ड ऑन द सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी। तो ये जो सभी अभी पैरामीटर मैंने डिस्कस किए, तो इन पैरामीटर्स के चलते सोशल साइंटिस्ट को ये देखने में आया है कि एक जो सोसाइटी में सोशल एक्सक्लूजन या जो वल्नरेबिलिटी वाली जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, उन कैरेक्टरिस्टिक को ऑब्जर्व किया गया। तो होता क्या है एक्चुअली, तो हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ सोशल एक्सक्लूजन एंड व्हाट आर देयर बैड इम्पैक्ट। सो हम अगर बात करें, तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल एक्सक्लूजन, poverty must be seen in terms of poor having to live in a poor surrounding। तो ये जो सोशल एक्सक्लूजन वाला कॉन्सेप्ट है, तो इस कॉन्सेप्ट में हमें क्या समझना है कि एक जो पुअर व्यक्ति होता है, वो पुअर लोगों के साथ में ही रहना पसंद करता है, क्योंकि उसकी उतनी इनकम नहीं होती है कि वो अच्छे लोकेलिटी में जाके एक पक्का मकान बनाए जहाँ पे बाकी रिच लोग रह रहे। तो उसके लिए ये एक ही ऑप्शन होता है फिर, ऐसे एरिया को चॉइस करना जहाँ पे उस कैटेगरी के लोग रहते हैं, मतलब पुअर लोग रहते हैं, जहाँ पे जो ज़मीन है वो बहुत ही सस्ती
मिलती है और वहाँ पे घर बनाना बहुत ही आसान हो जाता है, जैसे कच्चे मकान की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो ये होता है एक्चुअली सोशल एक्सक्लूजन, कि यहाँ पे आपको एक ही सोसाइटी के दो चेहरे देखने को मिलते हैं। एक पुअर लोगों की सोसाइटी होती है तो एक रिच लोगों की सोसाइटी होती है। हम बहुत बार आपने देखा होगा कि इन आर सोसाइटी और रिच पर्सन नेवर बिल्ड हिज होम in the outskirt area of the town or village where पुअर झुग्गीज आर देयर, राइट। तो आपने ये बहुत ही इजीली देखा होगा आपके सराउंडिंग में कि कोई एक रिच व्यक्ति जो होता है कभी पसंद करता है क्या कि जहाँ पे झुग्गी हो, झोपड़पट्टी वाला एरिया, वहाँ पे जाके वो अपनी किसी लैंड को परचेस करेगा और घर बनाएगा और वहाँ पे रहेगा उन लोगों के साथ में। तो ये देखने को ही नहीं मिलता है। तो हमारे सोसाइटी में अपने आप हो रहा है अभी कि रिच लोग सेपरेटली अलग से रह रहे और पुअर लोग सेपरेटली अलग से रहे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आइसोलेशन ऑफ पुअर्स फ्रॉम अ रिच पर्सन, रिच लोकेलिटीज, तो इस कॉन्सेप्ट को एक्चुअली यहाँ पे सोशल एक्सक्लूजन बोलते हैं और इसके चलते बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है जिसको हम डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स पुअर लिव्स इन द सराउंडिंग्स ऑफ पुअर्स एंड रिच लिव्स इन द सराउंडिंग ऑफ रिच पीपल्स, राइट। इन दिस वे वी कैन से दैट देयर पुअर्स आर ऑटोमेटिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एंजॉइंग सोशल इक्वेलिटी, राइट। सो ये जो पॉइंट देके रखा है आपको आपके टेक्स्ट बुक में, इसको आप अंडरलाइन करके रखिए कि जहाँ पे हम सोशल इक्वेलिटी की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उसको आपको क्या करके रखना है, यहाँ पे अंडरलाइन करके रखना है, राइट। आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर हो। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट द सोशल एक्सक्लूजन इज द प्रोसेस। हम बोल सकते हैं कि ये जो सोशल एक्सक्लूजन है ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, विच इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैसिलिटीज, बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटी दैट अदर रिच पर्सनस एंजॉय। तो जो रिच पर्सन क्या करते हैं, जिस फैसिलिटीज़ को, अपॉर्चुनिटीज़ को और बेनिफिट्स को एंजॉय करते हैं, इन सभी चीज़ों से ये जो एक सोसाइटी का सेक्शन होता है उसको दूर रखने की जो एक कोशिश हो रही है इनडायरेक्टली, तो इस कोशिश को ही, इस प्रोसेस को ही हम यहाँ पे सोशल एक्सक्लूजन बोलेंगे। तो इसका एक टिपिकल एग्जाम्पल अगर समझना चाहोगे आप, तो हम बोल सकते हैं कि हमारे सोसाइटी में एक जो कास्ट सिस्टम है, तो कास्ट सिस्टम इसका एक टिपिकल एग्जाम्पल है हमारी इंडिया में, जहाँ पे क्या किया जाता है, पीपल बिलोंगिंग टू द सर्टन कास्ट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इक्वल अपॉर्चुनिटीज। तो खास स्पेसिफिक कास्ट से बिलोंग करने वाले जो SC ST एंटी माइनॉरिटीज जो पीपल होते हैं, तो इनको खास अपॉर्चुनिटीज से क्या किया जाता है, वंचित रखा जाता है। सो दैट्स वाई वी कैन से हियर सोशल एक्सक्लूजन लीड्स टू पॉवर्टी एंड कॉज मोर डैमेज टू द पुअर। तो ये जो सोशल एक्सक्लूजन है, तो एक व्यक्ति जिसकी जो आय होती है, जो इनकम होती है, अगर बहुत लो भी है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा डेंजरस तो ये सोशल एक्सक्लूजन वाला कॉन्सेप्ट होता है कि जिस तरह से जो रिच लोग होते हैं आज एक हमारी सोसाइटी के सेक्शन को उन्होंने आइसोलेट करके रखा है और उनको मजबूर कर दिया है कि वो शहर के या किसी गांव के आउटस्कर्ट झोपड़पट्टी वाले या झुग्गी वाले एरिया में ही रहे, जहाँ पे वो सब राइट्स या सभी बेनिफिट्स या अपॉर्चुनिटीज़ को वो कभी एंजॉय नहीं कर पाए। तो ये जो सिचुएशन होती है ओवरऑल, इसको हम सोशल एक्सक्लूजन वाली क्या बोलते हैं, सिचुएशन बोलते हैं। तो इसके साथ साथ हमें दूसरा भी यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझना है, जिस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम वल्नरेबिलिटी बोलेंगे। तो ये वल्नरेबिलिटी एक्चुअली क्या होती है, अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। द सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी इज कॉल्ड द वल्नरेबिलिटी। जब हमें लगता है कि हम हमारे एजुकेशन के मामले में, हम हमारे एम्प्लॉयमेंट के मामले में, हम हमारी जो फंडामेंटल नीड्स है उसके मामले में जब हम असहज और असुरक्षित खुद को महसूस करते हैं, तो ये जो भावना होती है उसको ही हम यहाँ पे वल्नरेबिलिटी की सेंस बोलते हैं यहाँ पे। सो इन अदर वर्ड्स मैं ये भी यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको कि इट्स अ प्रोबेबिलिटी ऑफ बिकमिंग पुअर और रिमेनिंग पुअर। तो ये एक संभावना है कि इस संभावना में क्या होता है कि जो एक गरीब व्यक्ति होता है और गरीब होने की संभावना होती है, या गरीब होने की संभावना होती है, या गरीब हमेशा रहने की संभावना होती है। आई होप कि ये बात आपके समझ में आ रही हो। आई रिपीट अगेन, इट्स अ प्रोबेबिलिटी ऑफ बिकमिंग पुअर। इट्स अ प्रोबेबिलिटी ऑफ बिकमिंग पुअर, मतलब पुअर होने की बहुत ज़्यादा संभावना होना या पुअर रहने की संभावना रहना। तो किन लोगों के लिए, ऑफ अ सर्टन कम्युनिटी लाइक द मेंबर्स फ्रॉम द बैकवर्ड क्लासेस और कास्ट, जो मतलब बैकवर्ड कास्ट से आते हैं,
तो इन लोगों में ये बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि वो गरीब ही रहे या गरीब बन जाए, राइट। इसके अलावा वो सब इंडिविजुअल्स जैसे कि जो विडोज़ होती है या फिजिकली हैंडीकैप पर्सन्स होते हैं, तो ये सभी लोग कभी भी गरीब हो सकते हैं, क्योंकि इनके सरकमस्टेंसेस ही वैसे होते हैं। इनके पास में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती है या जॉब्स होते हैं इनके पास में, तो बहुत ही लो इनकम वाले होते हैं। तो ये ऐसे एडवर्स कंडीशन में कैसे ये खुद को रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा आपको कि मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम सच कास्ट एंड कम्युनिटीज आर नॉट एबल टू गेट proper education, health facilities, job opportunities in adverse conditions, right? Also they are not able to reconstruct their houses or livelihood sources in the situation like the natural disasters such as earthquake, tsunami, cyclones, flood। तो अगर इनके ऊपर में earthquake, tsunami, cyclone, flood जैसे अलग अलग एरिया में अगर ये सिचुएशन को ये लोग फेस करने जाते हैं, तो एक बार इनका घर बर्बाद हो गया, एक बार इनकी खेती बर्बाद हो गई, एक बार इनका लाइवलीहुड का सोर्स बर्बाद हो गया, तो फिर से उठ के खड़ा होना इनके लिए पॉसिबल ही नहीं होता है। ये फिर से रिकंस्ट्रक्ट खुद को कर ही नहीं पाते हैं। मतलब अगर गरीब नहीं है तो गरीब बन जाएंगे, और गरीब है तो इतने ज़्यादा गरीब बन जाएंगे, तो फिर इनका जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। सो इफ दे लूज देयर हाउस और जॉब्स इन सच कंडीशन, इट इज़ वेरी हार्ड टू रिकवर ऑल थिंग्स, राइट। सो दैट मीन्स दे डू नॉट हैव एबिलिटी टू हैंडल सच रिस्क। तो ये जो वल्नरेबिलिटी वाली कंडीशन होती है, तो इस कंडीशन में एक्चुअली वो सब लोग आते हैं कि इस टाइप की अगर सिचुएशंस आती है, तो इन सिचुएशन को निपटने की क्षमता इन लोगों की नहीं होती है। तो ऐसे सिचुएशन में रहने वाले लोगों को हम वल्नरेबल ग्रुप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई रिपीट अगेन, वल्नरेबल ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी बोलते हैं। बिकॉज ऑफ लो इनकम, तो इसका मेन रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ लो इनकम सोर्सेज एंड नो सेविंग्स। इनके पास में मतलब जो सोर्स होता है इनकम का वो बहुत ज़्यादा लो होता है, और दूसरी चीज़ इनकी बहुत ज़्यादा सेविंग नहीं होती है फ्यूचर के लिए। सो these completely make them इनसिक्योर एंड थ्रेट टू बिकम पुअर एट एनी टाइम, जिससे वो कभी भी क्या हो सकते हैं? गरीब हो सकते हैं, और गरीब है तो हमेशा गरीब ही रहेंगे। इस सिचुएशन का वो कभी सामना ही नहीं कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए कि इन लोगों को ऐसे सिचुएशन में निपटने के लिए इनके पास में पर्याप्त संसाधन गवर्नमेंट ने क्या करने चाहिए, यहाँ पे उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करनी चाहिए। सो आई होप कि ये जो दोनों पॉइंट्स है यहाँ पे, सोशल एक्सक्लूजन और वर्नेबिलिटी, आपके काफ़ी समझ में आया हो। सो आई होप द टॉपिक वी डिस्कस हियर यू अंडरस्टूड वेरी वेल। टू बेटर अंडरस्टैंडिंग गो थ्रू टेक्स्ट बुक अगेन 1 or 2 टाइम्स। आप 1-2 रीडिंग कीजिए ताकि ये टॉपिक जो है वो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you have any problem, then you may comment me in comment sections. Thanks again for watching this video.